क्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचाने से इस एग्जाम कोच के ऐप पर और इस यूट्यूब चैनल पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है, विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त और आप होंगे व्यस्त, क्योंकि आप कर रहे होंगे अपनी परीक्षा की तैयारी, आप कर रहे होंगे सीटेट की तैयारी, आप कर रहे होंगे आने वाली जो सीटेट की परीक्षा, क्योंकि आपके लिए तो ये सुखद है कि आप अगर पहले सेमेस्टर में हैं तब भी आप सीटेट की परीक्षा दे सकते हैं। ये आपके लिए सुखद खबर है। आप अगर प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में बैठे हैं तब भी आप जो है सीटेट की परीक्षा आप दे सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। और साथ ही अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि सीटेट का फॉर्म आ गया, आने वाला है और नोटिफिकेशन तो आ ही गया है, आप तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें आज जिन्होंने लिया है संस्कृत भाषा, संस्कृत लैंग्वेज, जो संस्कृत पढ़ रहे हैं, क्यों जी, जो संस्कृत भाषा को पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, और तो उनके लिए मैं चंद्रा सर आपके लिए लेकर आया हूं आज फिर से अगली वीडियो। एक वीडियो जो पिछली वीडियो हमारी हुई थी, आपने YouTube के माध्यम से देखा होगा, YouTube पे देखा होगा, मैंने दीर्घ संधि की चर्चा, प्रत्याहार और संधि की चर्चा की थी। संधि स्टार्ट कर दिया है मैंने। फिर से पढ़ाने के पहले फिर से पुनः आपको बता दूं, जो 30 नंबर संस्कृत वाला 30 नंबर 2 भागों में बटा 15 + 15 है ना जी, 2 भागों में बटा 15 + 15। 1/15 का कार्य कौन करता है? 1/15 का कार्य कौन करता है? 1/15 का कार्य आपका व्याकरण करता है। कौन करता है जी? व्याकरण करता है। और 1/15 का कार्य कौन करता है? आपका शिक्षण करता है। कौन करता है जी? शिक्षण करता है। ठीक, 1/15 का कार्य व्याकरण करता है, तो 1/15 का कार्य आपका शिक्षण करता है। और हम अभी जो चर्चा कर रहे हैं, शिक्षण वाली क्लास लेकर आपको मैं मिलता हूं फ्राइडे एंड सैटरडे। कितने बजे? 7 PM से 8 PM। ठीक है जी, ये हमारी टाइमिंग है। शिक्षण में आपको हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसमें आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और प्रैक्टिस में ही सब जान जाते हैं। शिक्षण, संस्कृत का शिक्षण, ये व्याकरण की चर्चा हम लगातार आपको ऐप के माध्यम से, आपके यूट्यूब के माध्यम से क्लास आपको देते रहेंगे। मैंने फिर बाद में आपको बता दूं, इसमें गद्य और पद्य होता है। क्या होता है जी? गद्य एक गद्यांश होगा या एक कोई पद्यांश होगा, श्लोक होगा, माफ कीजिए, पद्यांश समझे, श्लोक है। और इसी गद्य में से आपसे व्याकरण पूछता है, पद्य में से आपसे व्याकरण पूछता है, या पद या गद्य से संदर्भित कोई ना कोई क्वेश्चन होता है। तो ये चीजें होती हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो हम ये वाला पोर्शन आज इसकी चर्चा करेंगे, व्याकरण वाला। ठीक है जी, इसमें भी हम पढ़ क्या रहे हैं? इसमें भी हम पढ़ रहे हैं क्या क्या क्या, बोलो बोलो बोलो, मुंह को खोलो। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं संधि पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं जी? इसमें हम पढ़ रहे हैं संधि पढ़ रहे हैं। चलो, आज हम पढ़ेंगे कौन सी? कहेंगे गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि, संस्कृत वाली गुण संधि। कौन सी वाली? संस्कृत वाली गुण संधि आज हम पढ़ेंगे। और इसमें हम जानेंगे क्या, आवाज जा रही है? हाँ, गुण संधि का पहले तो एक सूत्र होता है, प्यारा सा, अच्छा सा, बढ़िया बढ़िया। कौन सा सूत्र होता है? अदेंग गुण। क्या सूत्र का क्या नाम है? अदेंग गुण। माफ कीजिए, अदेंग गुण आपका संज्ञा सूत्र है। अगर हम संधि की बात करते हैं तो क्या होता है? आद गुण। क्या क्या है? आद गुण। ये सूत्र है। देखिए, 2 होता है, एक होता है आद गुण, एक होता है अदेंग गुण। आद गुण जो होता है वो आद गुण संधि का सूत्र होता है। जो एक और अभी जो इसके पहले मैंने लिखा था अदेंग गुण, वो जो अदेंग गुण होता है वो होता है आपका संज्ञा सूत्र। कौन सा सूत्र? संज्ञा। एक संज्ञा होती है, नाम है उसका क्या? गुण संज्ञा, और उसका सूत्र होता है अदेंग गुण। क्या? इस अदेंग गुण का मतलब होता है, संज्ञा का मतलब नाम होता है,
ठीक है, संज्ञा का अर्थ क्या होता है? संज्ञा का मतलब होता है आपका नाम। तो यहां पर अदेंग का तात्पर्य होता है, दो चीजें हैं, एक है अत और दूसरा है एंग, है ना जी। गुणा मतलब गुण संज्ञा, संज्ञा का मतलब नाम। यहां पर अगर अत है, अत से क्या तात्पर्य होगा? ह्रस्व आ। एंग एक प्रत्याहार है, इसमें क्या आएगा? ए और ओ। क्या आएगा? ए और ओ। आ ए ओ, ये जो तीन वर्ण हैं ये क्या कहलाते हैं? गुण कहलाते हैं। संस्कृत व्याकरण शास्त्र में कभी अगर आपको इन तीनों वर्णों को बोलना हो, आ बोलना हो, ए बोलना हो, ओ बोलना हो, तो आप उसको क्या बोल सकते हो? किस नाम से जान सकते हो? गुण नाम से जान सकते हो। क्यों? संज्ञा का मतलब नाम, मतलब क्या है? आ ए ओ बोल देने से गुण का बोध हो जाता है, या गुण बोल देने से आ ए ओ का बोध हो जाता है संस्कृत व्याकरण में। ठीक है जी। ये गुण बोलने से क्या समझोगे? जहां कहीं अगर मैं कह दूं यहां पे गुण हो जाएगा, ऐसा ऐसा हो, तो यहां पे गुण हो जाएगा। गुण हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा? वहां पे आ ए ओ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? आ ए ओ का मतलब क्या होता है? गुण। ठीक है जी, समझ गए होंगे। और हम यहां पढ़ने वाले हैं गुण संधि को, तो गुण को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। गुण को जानना आपके लिए आवश्यक है, परमावश्यक है ना जी। तो चलो अब समझते हैं। लिखा है आद और गुणः। क्या लिखा है? आद और गुणः। आद से क्या तात्पर्य है? आद से क्या तात्पर्य है? ह्रस्व आ या दीर्घ आ? क्या है जी? ह्रस्व आ या दीर्घ आ? ठीक है जी। आत, ह्रस्व आ या फिर इसका तात्पर्य है दीर्घ आ। ठीक है। हमेशा मैंने आपको पिछली जब संधि दीर्घ संधि पढ़ाई वहां पे मैंने आपको बताया कि किसी भी संधि में, किसी भी संधि में क्या होता है? दो चीजें आवश्यक होती हैं। तीन चीजें। एक होता है पूर्ववर्ण, एक क्या होता है? पूर्ववर्ण। एक होता है आपका परवर्ण। ठीक है जी। एक होता है पूर्ववर्ण, एक होता है परवर्ण, और एक होता है आपका संधिवर्ण। कौन सा वर्ण? संधिवर्ण, या यूं कह लो आदेश वर्ण, कोई भी नाम दे लो, दोनों एक ही है ना जी। पूर्ववर्ण, परवर्ण, संधिवर्ण। अगर हमको किसी भी संधि में पूर्ववर्ण पता है, परवर्ण पता है, और ऑटोमेटिक आप संधिवर्ण जान जाते हो, आदेश वर्ण जान जाते हो, तो आपको संधि करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है जी। पूर्ववर्ण में क्या हो? अगर हम गुण संधि की बात करते हैं तो कहते हैं पूर्ववर्ण में क्या क्या आना चाहिए? तो कहेंगे पूर्ववर्ण में क्या हो? ह्रस्व आ हो या फिर दीर्घ आ हो। ठीक है, मतलब ये आत। आत का मतलब मैंने बताया था ह्रस्व आया दीर्घ आ। ठीक है जी। तो कहते हैं गुण हो जाएगा, तो गुण संधि हो जाएगा। भाई गुण संधि कब होगी? कम से कम दो वर्णों तो होनी चाहिए, दो वर्णों के मेल को तो संधि कहते हैं, ऐसा आप बोलते हो, ऐसा आप क्या, ये आपकी संधि की परिभाषा है। तो यहां पर पर वर्ण में क्या आना चाहिए? अभी तक इसका पता नहीं है। इसके लिए क्या होता है? एक पाणिनीय अष्टाध्यायी में सूत्र लिखे गए हैं। सारे सूत्र कहां लिखे गए हैं जी? पाणिनीय अष्टाध्यायी में लिखे गए। तो उसमें लिखा गया है, ये जो गुण संधि पढ़ते हो इसके जस्ट पहले एक और संधि आती है, इसके जस्ट पहले एक और संधि आती है, उसका नाम है क्या? इको यणची। यण संधि नाम सुना होगा, संधि का नाम सुना है आपने? यण संधि। ये जो यण संधि है इसका एक सूत्र होता है इको यणची। क्या होता है जी? इको यणची। ठीक है जी। इसमें तीन चीजें हैं, इकह, यणः, अच्छी, इतने चीजें हैं। इकह मतलब क्या होता है? एक प्रत्याहार, है ना जी। इकह मतलब एक प्रत्याहार। ठीक है जी। क्या होता है? एक प्रत्याहार होता है। यणा का मतलब, अच का मतलब स्वर होता है। अच का मतलब क्या होता है जी? स्वर होता है। तो कहते हैं यदि आया आ के बाद, क्या आए? कहते हैं आया आ के बाद, अच्छे मतलब स्वर। स्वर कितने होते हैं? 9। मैंने आपको बताया आ ई उ रील री ए ओ ऐ ओ। अगर आया आ के बाद ह्रस्व आया दीर्घ आ जाएगा, तब यहां पे दीर्घ संधि का नियम लगेगा, अतः हम आ को नहीं लेंगे। ठीक है जी। थोड़ा इधर लिख देते हैं, देखते हैं। अच्छा, इतना जानो कि जब कभी सूत्रों में जैसे आद गुणा लिखा गया, कभी पाणिनि महोदय क्या थे, जब एक सूत्र में कुछ लिख देते थे उसके बाद कोई सूत्र लिखते थे, तो पहले वाले सूत्र का कोई अंश जो है नीचे वाले सूत्र में उसकी आवश्यकता होती थी, तो उसको दोबारा लिखते नहीं थे। कहते थे उसी सूत्र की वहां पर पिछले सूत्र से अनुवृत्ति मान लेते थे। क्या मान लेते थे जी? पिछले सूत्र से उसकी अनुवृत्ति मान लेते थे। या यूं कह लो, जैसे अगर हम आपके पास आप कह रहे हो कि यहां पर क्या है,
परवर्ण हमारे पास नहीं है, गुण संधि में आद गुणा केवल पूर्ववर्ण दिया है, ह्रस्व आया दीर्घ आ। इसके लिए पूर्ववर्ण के लिए हम क्या करेंगे, इसके पहले एक संधि है जो इको से अची मतलब स्वर का हम इस पद का की अनुवृत्ति लेंगे। अनुवृत्ति मतलब उधार, उधार क्या युगल है, उसकी सहयोग, उसका सहयोग लेते हैं। जैसे आपके यहाँ कभी क्या हुआ कि आपका कोई मेहमान आ गया, आपके यहाँ चाय की पत्ती खत्म है, चाय बनानी है, पीछे वाले दरवाजे से जाते फटाफट लेके चले जाते हैं, उसको पता भी नहीं चलता, उधार ले जाते हैं। हम देते हैं नहीं देते आपकी परेशानी है, तो इस सहयोग से जो है कार्य कर लेते हैं, है नहीं तो लेके चले आए। ऐसे यहाँ परवर्ण नहीं तो ऊपर इसकी चर्चा की गई अच की। अच का मतलब होता है स्वर, स्वर का मतलब नौ स्वर, आ ई उ री ली ए ओ ऐ औ। तो अब इसमें क्या करते हैं, आ इसलिए नहीं लेंगे, अगर कहीं यहां हम आ ले लेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आपका आ ले लेंगे तो यहां दीर्घ संधि का नियम लगने लगा, तो जो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, गुण संधि, अतः हम आ नहीं लेंगे। फिर ई रख सकते हैं, जैसे ई, अब चाहे ह्रस्व ई हो या फिर दीर्घ ई हो। फिर कहते हैं आया आ हो, उसके बाद क्या हो, कह रहे हैं ऊ रख सकते हैं बिल्कुल से, और चाहे ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ हो। फिर आया आ हो, उसके बाद चाहे ह्रस्व री हो या फिर यूं कह लो दीर्घ री हो, ठीक है जी, ऑब्लिक है। उसके बाद आया आ हो, उसके बाद क्या हो, बोलो बोलो बोलो, मुंह को खोल लो तो कहोगे लरी हो। अब इसका ह्रस्व दीर्घ तो बता नहीं सकते हो, क्योंकि लरी जो होता है उसका दीर्घ होता ही नहीं, लरी का मतलब केवल लरी होता है, ठीक है जी। तो कहने का मतलब अगर इसको परिभाषित करना चाहे अपने शब्दों में, आप परिभाषित भी कर सकते हैं, यदि आ या आ के बाद ई ह्रस्व या दीर्घ ई उ री ली आए तो क्रमशः क्या बन जाएगा, यहां आ के बाद ई आएगा तो इसके स्थान पे क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, गुण संधि हो जाएगी। गुण में ए पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। अगर आ के बाद उ आता है तो क्या बन जाएगा, संधि वर्ण ओ आदेश हो जाएगा। आ के बाद री आया है तो अर आदेश हो जाएगा, क्या अर। अगर आ के बाद री आया है तो क्या आदेश हो जाएगा, वहां पे अल आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा जी, अल आदेश हो जाएगा। ये है आपका सूत्र, ये है नियम। यही पूरा जो ये जो बना है, ये पूरा नियम, यही नियम आपको बताता है कि गुण संधि होती क्या है। एक बार देख लो, समझ लो, फिर बताते हैं। ठीक है जी, समझे। अब क्या हुआ, ए ओ अर तथा अल आदेश हो जाता है कब, जब आया आ के बाद ई उ री ली में से कोई वर्ण आता है तब, ठीक है जी। ये नियम है, तालिका है। आगे इसका उदाहरण हम देख लेते हैं, आगे क्या कर लेते हैं। यहां अगर कोई पूछे ई उ री ली कहां से आया है, तो आपको क्या बताना है, क्योंकि आद गुणा जो सूत्र है इसमें केवल ह्रस्व आया दीर्घ आ की चर्चा दी गई है, केवल और केवल, बस। यहाँ पे परवर्ण की चर्चा नहीं दी गई कि इसके बाद क्या आए। तो परवर्ण के लिए मैंने क्या किया है, इसके जस्ट पहले परिणीय अष्टाध्यायी में लिखी गई है क्या, कौन सी संधि, यण संधि। उसका सूत्र होता है इको यणच। इको यणच में से अच, अच एक प्रत्याहार, इसमें स्वर आते हैं, स्वरों में से हम क्या क्या ले लेते हैं, ई लेते हैं, ऊ लेते हैं, री लेते हैं, ली लेते हैं। अब आप कहोगे कि नहीं भाई साहब, यहां पे आपने आ भी तो स्वर में आता है, उसको क्यों नहीं लिया। अगर हम यहां आ लेते तो इधर भी तो आ है, और दोनों मिला के दीर्घ संधि ना हो जाता, गुण संधि का निषेध होने लगता, इसलिए आ नहीं लिया। फिर कहेंगे ए ओ आई ओ को नहीं, क्यों नहीं लिया, तो वहां पर अगर ए ओ आई ओ हम ले लेते तो वहां पर क्या हो जाता, वहां पे आपकी वृद्धि संधि का नियम लगने लगता, इसलिए ए ओ आई ओ नहीं लिया। ठीक है जी, बचा बीच का ई उ री ली, इसलिए मैंने केवल और केवल ई लिया, ऊ लिया, री लिया, ली लिया। समझ में आया। हाँ, अब दोनों अगर कहीं पूर्ववर्ण में आ आया हो, उसके बाद परवर्ण में ई दिख रहा हो, तो दोनों के स्थान पर ए कर देना। अगर इधर आ आया हो, ओ आया, तो दोनों के स्थान पर ओ कर देना। अगर पूर्ववर्ण में आ आया है, इधर री आया है, तो दोनों के स्थान पर अर आदेश कर देना। अगर इधर आ आया है, इधर री आया है, तो दोनों के स्थान पर अल आदेश कर देना। यही होगी आपकी गुण संधि। चलते हैं उदाहरण देखते हैं, चलते हैं उदाहरण देखते हैं। ठीक है जी, उदाहरण देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, है ना जी। ये ज्यादा बढ़िया दृष्टिगोचित हो रहा है। अस्तु, चल कोपी समस्या तो नास्ति।
चलो उदाहरण देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं जी, उदाहरणम पश्यतु अस्तु, उदाहरणम पश्यतु। जैसे अगर आप कहोगे महाधन ईशा, क्या बोलोगे जी, बोलो बोलो, क्या बोलोगे, कहोगे महाधन ईशा, महाधन ईशः अस्तु, क्या बोलोगे, महाधन ईशः, महाधन ईशः। ये महाधन ईशः लिखा हुआ है। अब इस महाधन ईशः में अगर आपको करना हो क्या, अगर आपको करना है, पहले देखो पूर्वण क्या है, पूर्वण में क्या आया है, तो पूर्वण में आया है आपका क्या क्या क्या, बोलो बोलो बोलो, मुंह को खोलो, कुछ तो बोलो, कहोगे यहाँ पे आया है दीर्घ आ। परवर्ण में क्या आया, तो कहोगे आया है दीर्घ ई। और आपने इधर नियम में पढ़ा है, अगर ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई आती तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो यहाँ क्या करोगे, इन दोनों के यहाँ पे बचा क्या, यहाँ बचा आपका मह, क्या बच्चा, मह, दीर्घ आ बाहर निकला, हा हलंत हो गया, ईशा का यहाँ क्या बचा, शह बचा। ठीक है, अब क्या करोगे, दोनों के स्थान पर ए आदेश कर दो, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहां बचा है आपका मह, जब भी संधि करना इतने स्टेप में करना, सही हो जाएगा। इधर क्या बचा, शाह बचा है, तो शाह लिख दो, क्योंकि ये जो ई है और आ है दोनों कहां चले गए, ए बनाने के चक्कर में फंस गए। अस्तु, अब इधर क्या करोगे, जब देख लिए हमको पूर्वर्ण मिल गया, परवर्ण मिल गया और संधि वर्ण मिल गया, तो आपस में क्या कर देना है, आपस में जोड़ देना है, मिला देना है। क्या कर देना है, आपस में जोड़ देना है, मिला देना है इनको। तो ये ए आएगा, ह के पास क्या बन जाएगा, मा हे, शाह जोड़ दो, महेशः, क्या बन गया, महेशः। महेशः में संधि कौन सी, तो कहोगे महेशा में है आपकी कौन सी संधि, बोलो बोलो बोलो, मुंह को खोलो, महेशा में है आपकी गुण संधि। ठीक है जी, महेशा में संधि कौन सी है, कहोगे गुण संधि है। क्या है जी, तो कहोगे गुण संधि है। अस्तु, हाँ क्या है, तो बोलोगे बोलोगे क्या क्या क्या, गुण संधि है। अस्तु, चलो आगे चलें, एक और उदाहरण लिख लो, एक और उदाहरण लिख लो, कहोगे क्या, लिखो राजा धन इंद्र, क्या लिखोगे, इसी का राजा धन इंद्र, क्या लिखोगे जी, राजा धन इंद्र, लिख लो लिख लो, क्या लिखना है जी, राजा धन इंद्र, कौन से इंद्र, राजा धन इंद्र। यहां पे क्या है, दीर्घ आ है, में क्या है, परवर्ण में क्या है, ह्रस्व, इधर आ और ई, इधर आ है इधर ई है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, मिलके बना लेंगे क्या, क्या बना लेंगे, ए। इधर क्या बचा है, राज का राज बचा है, राजा का राज बचा है। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि आ तो बाहर निकल गया था और आ गया ए बनाने के चक्कर में। इधर इंद्र है, माफ कीजिए, ई तो चला ए बनाने, इंद्र शेष बचा है, क्या शेष बचा है, इंद्र। अस्तु, अब दोनों को जोड़ दो, मिला दो, आपस में क्या बन जाएगा, बन जाएगा क्या, राजेंद्र, क्या बन जाएगा, राजेंद्र बन जाएगा, क्या बन जाएगा, राजेंद्र बन जाएगा। अस्तु, राजेंद्र में कोई पूछे आपसे कौन सी संधि है, तो आपको बता देना है गुण संधि है। कौन सी संधि जी, गुण संधि है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। चलो एक उदाहरण लिखो, सूर्य धन उदय, ठीक है जी, क्या लिखना है, सूर्य धन उदय, क्या लिखना है, एक उदाहरण लिखो, उदाहरण है आपका क्या क्या क्या, बोलो बोलो, कहोगे सूर्य धन उदय, क्या बोलना है जी, सूर्य धन उदय, लिखो सूर्य धन उदय है। अब इसमें बताओ कि सूर्य धन उदय में सूर्य पूर्वण क्या है, परवर्ण क्या है, संधिवर्ण क्या है, अब जान लोगे समझ लोगे तो खुद लिख लोगे। पूर्वर्ण है आपका आ, क्या है, यहां पे है ह्रस्व आ, क्या है जी, ह्रस्व आ है यहाँ पे, पूर्वर्ण है आपका ह्रस्व आ, परवर्ण है ऊ। और आपने इधर पढ़ा है कि अगर आ या आ के बाद क्या आए, ह्रस्व या दीर्घ ऊ आए, तो उसके स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, ओ आदेश हो जाता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहां पर दोनों के स्थान पर हम क्या आदेश कर सकते हैं, तो कहोगे ओ, दोनों के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा, ओ आदेश हो जाएगा। यहां सूर्य का क्या बचा, सूर्य ही बचा, किंतु यह जो है क्या हो गया, वो हलंत हो गया, क्यों, क्योंकि स्वर बाहर निकल गया है। उदय का ऊ चलाया ओ बनाने में यहां शेष क्या बचा है,
क्या बचा है, तो कहोगे दया बचा है शेष। अब क्या करोगे, जब देख लिया आपको पूर्व वर्ण मिल गया, पर वर्ण मिल गया, संधि वर्ण मिल गया, तो आपस में जोड़ दो, मिला दो, आपस में इनको जोड़ दो। ये ओ आएगा या के पास, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सूर्यो, ओ की मात्रा लग जाएगी, दया जोड़ दो, क्या बन गया, सूर्योदय। ठीक है जी, क्या बन गया, सूर्योदय। हो सकता है आपके सीटेट के एग्जाम में आपको कोई गद्यांश दिया गया हो, सूर्योदय प्रभात काले भवती, ऐसे कहानी में उस गद्यांश में लिखा हो, और तुरंत आपसे पूछ सकता है देकर कि बताओ, नीचे एक शब्द ले लेगा सूर्योदय में कौन सी संधि है, या सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है जी, ऐसे आपको क्वेश्चन दे सकता है, उस गद्य से कहीं लिखा होगा सूर्योदय तब अस्तु, क्योंकि गद्यांश में कोई कहानी होती है, कोई कथा होता है, यही सब तो होता है ना जी, कोई गद्य कोई कहानी कोई कथा होगा, तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, सूर्योदय अस्तु। समझे कि नहीं समझे, आगे चलें, आगे चलो एक और देखते हैं, पीन धन ऊरु, क्या, पीन ऊरु, हाँ, पीन धन ऊरु। बताओ परवर्ण क्या है, पूर्वर्ण क्या है, उसके बाद संधिवर्ण क्या होगा, बताओ बताओ बताओ। पीन धन ऊरुह, पीन धन ऊरुह, पीन है, ना में क्या है, ह्रस्व आ है, ना में क्या है, ना में क्या है, ह्रस्व आ है, उसके बाद क्या है, दीर्घ ऊ है, आ के बाद ऊ आता है तो ओ हो जाता है, इतना आप तो जानते हैं, नियम में पढ़ा है। अब यहां पीन का क्या बचा, ना हलंत हो जाएगा, पीन का ना हलंत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि स्वर बाहर निकल गया, यहां रूह शेष बचा है, क्या बचा है, रूह, जोड़ दो, मिला दो, पूर्वण परवर्ण संधिवर्ण तीनों मिला के बढ़िया लिखो, ओ आएगा ना के पास, क्या बन जाएगा, पी नो रूह, क्या बन गया, ये बन गया आपका पीनोरुह, क्या बन गया जी, पीनोरुह। कौन सी संधि तो बताओगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे संधि हो जाएगी आपकी कौन सी कौन सी कौन सी, देखो ज्यादातर उदाहरण मैं दे दे रहा हूं। एक होता है गंगाधन ऊर्मी, क्या होता है जी, कहते हैं गंगा गंगा धन ऊर्मी, क्या होता है, गंगा धन ऊर्मी। अब यहां दीर्घ आ है, ठीक, इधर दीर्घ ऊ है, ठीक, अब दोनों मिलेगा तो क्या बनाएगा, ओ ही तो बनाएगा, आ के बाद चाहे ह्रस्व ऊ आए चाहे दीर्घ ऊ आए, बनेगा ओ ही। अब यहाँ पे शेष क्या बचा है, आपका गंग बचा है, शेष है ना जी, गंग बचा है, इधर ऊ चला या रमी बचा, शेष क्या बचा है जी, रमी शेष बचा है, जोड़ दो मिला दो, बन क्या जाएगा, बन जाएगा ये आपका क्या क्या क्या, बोलो बोल लो, ये ओ की मात्रा लग जाएगी गंगोर्मी, क्या बन जाएगी, गंगोर्मी। ऐसे ही महाधन उत्सव, क्या बन जाएगा, महोत्सव, महाधन उत्सव महोत्सव अस्तु। महोत्सव में ये क्या पता आपका गद्यांश दिया हो उसमें, एकस्मिन् समय या आषाढ़ समय या श्रावण समय एक महोत्सव तत् तस्य मतलब तद ग्रामे भवति, तो अब यहाँ पे महोत्सव भवति, ऐसा कोई वाक्य आया रहेगा उस गद्यांश में, हो सकता है महोत्सव नीचे दे पूछे महोत्सव में संधि कौन सी है, तो आप बता देना वहां पे हुए कौन सी संधि, तो बताओगे गुण संधि अस्तु। कोई दिक्कत, एनी समस्या, समझ में तो आ रहा है, जय, अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है जी। एक अर वाला देख लेते हैं, एक जो अर वाला उदाहरण है, जो जब आया आ के बाद री शब्द आए, क्या है, री 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 री, हाँ, तो जैसे कहते हैं महाधन ऋषि, क्या, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। अब महा, इसमें पूर्वर्ण ढूंढो, परवर्ण ढूंढो, फिर संधि वर्ण ढूंढो, फिर आपस में जोड़ दो मिला दो, वहां पे संधि कौन सी हो जाएगी, वहां पे संधि हो जाएगी आपकी गुण संधि। जैसे यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो भाई देख रहे हैं तो देखिए ना, तो बताओ इसमें, यहाँ पे दीर्घ आ है, इधर री लिखा हुआ है अस्तु। अब आ के बाद अगर री आता है तो आपने पढ़ा है यहाँ पर, कहा, यहाँ पढ़ा है, अगर आया आ के बाद ह्रस्व री या दीर्घ री आता है तो दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, अर आदेश हो जाता है, क्या आदेश हो जाता है, अर आदेश हो जाता है अस्तु। चलो अर आदेश करो भाई, अब दोनों के स्थान पर हम क्या आदेश कर देंगे, अर आदेश कर देंगे, क्या कर देंगे, अर आदेश हो गया। यहां शेष क्या बचा, यहां बचा है आपका मह,
हा जो है हलंत हो गया क्योंकि स्वर बाहर निकल गया था। इधर सी ही शेष बचा है क्योंकि री तो चलाया अर बनाने में। अब आपस में इनको जोड़ दो, मिला दो। अगर आप इसको लिखोगे तो आप ऐसे आ आएगा हा में, तो क्या हो जाएगा, ये हा पूरा हो जाएगा, हलंत हट जाएगा। ये र है, इधर शी। अब आपने एक सूत्र पढ़ा है रेफस्य ऊर्ध्वगमनम। जो कहीं किसी शब्द के मध्य में रेफ लगा होता है तो सामने वाले, और उसके बाद कोई व्यंजन होता है तो सामने वाले व्यंजन के ऊपर रेफ लग जाता है। अगर यहां लिखा हुआ है बीच में रा है, अगर यहां पे बीच में रा है, जैसे ये रेफ है तो ये इसका ऊर्ध्वगमन हो जाएगा, रेफस्य ऊर्ध्वगमनम। अब ये बन क्या जाएगा, महर्षि। क्या बन जाएगा, जब रेफ ऊपर लग गया तो ऐसे लग गया, ये लो रेफ लग गया, क्या बन गया, महर्षि। और अगर दो तीन बार आप महर्षि ही महर्षि ही महर्षि ही महर अर की ध्वनि आ रही कि नहीं आ रही है। अगर बीच बोलते हुए आपको अर की ध्वनि आ गई तो समझ जाना वहां पे संधि कौन सी हो रही है भाई, वहां पे गुण संधि हो रही है। क्योंकि जो आदेश वर्ण होते हैं ए ओ अर अल, ए ओ अर अल, ए ओ अर अल, ऐसी ध्वनि कहीं भी आएगी, कहीं आप जानोगे समझोगे तो समझ लेना कि वहां पर क्या है जी, तो वहां पे आपका गुण संधि का नियम लग रहा है और आपकी हो रही है, वहां पे गुण संधि हो रही है। अस्तु कोई समस्या तो नास्ती, इतना समझ में आया है। अब इसी में हम एक दो उदाहरण और लिख लेते हैं इसी के गुण संधि के। जैसे कहोगे ग्रीष्म धन ऋतु, क्या कहोगे, कहोगे क्या, ग्रीष्म, क्या कहोगे, ग्रीष्म धन ऋतु। अब यहां पे क्या है, ह्रस्व आ है, उसके बाद क्या है, री है। अब ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद जब री आता है तो दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, तो आप ही कहते हो दोनों के स्थान पर अर आदेश हो जाता है। अस्तु यहां बचा क्या शेष, यहां बचा ग्रीष्म। हाँ ग्रीष्म से मां से आ निकल गया तो मां हलंत हो जाएगा। इधर क्या बचा है, री तो चला गया अर बनाने के चक्कर में, तो यहां तू शेष बचा, क्या बचा है, तू। यहां तू शेष बचा है। अब आपस में जोड़ दो, आपस में मिला दो, इनका संधान कर दो। क्योंकि आपने शुरू में ही पढ़ा, मैंने आपको परिभाषा दिया था, वर्णानाम मतलब दो वर्णों के परस्परम आपस में विकृति मतलब विकार सहित। ये देखो जब दो वर्ण आपस में मिले तब विकार हुआ कि नहीं हुआ, क्या बन गया, आ और री था, दोनों के स्थान पे अर आदेश हो गया। ये जो दोनों के स्थान अर आदेश हुआ यही है क्या हुआ, विकार हुआ। तो कहते हैं वर्णानाम परस्परम विकृतिमत संधानम संधि। जब वर्णों का आपस में विकार सहित मेल हो जाए फिर वहां पे क्या करोगे, वहां पे आप क्या करोगे, उनका अंतिम में संधान कर दोगे, उनको जोड़ दोगे, उनको मिला दोगे तो वहां पे संधि हो जाती है। अब इनको जोड़ो मिलाओ तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे। ग्रीश, ये आ आया मां में लगा हलंत हट गया। अस्तु ये रेफ है, रेफ का ऊर्ध्वगमन हो जाता है, सामने वाले व्यंजन के ऊपर लग जाता है। सामने व्यंजन क्या है, तुह, तो तुह लिख लो, ऊपर रेफ लगा दो, क्या बन गया, ग्रीष्म ऋतु। क्या बन गया, ऐसे ही आपका बन जाता है, बना लेना, वसंत ऋतु। क्या बन जाता है, वसंत ऋतु। ठीक है, ऐसे ही आपका बन जाता है शीत ऋतु। क्या बन जाता है, शीत ऋतु। अस्तु इन सब में संधि कौन सी है, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, महर्षि, शीत ऋतु। आप बोलो शीत ऋतु अर्तु अर 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 की ध्वनि आ रही कि नहीं, वसंत ऋतु वसन वसंतर अर 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 वसंत ऋतु अर की ध्वनि आ रही, मतलब संधि कौन सी, गुण संधि। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं समझने में, सब समझ में आ रहा है, बाउंसम तो ना जातम, है ना जी। और एक और था उसमें हमने भी देखा था, पढ़ा था, क्या आता है जी, ये आता है, कहां गया कहां गया, इधर आया। हाँ जी, क्या आता है कि आया आ के बाद ली आए तो क्या हो जाता है, अल आदेश हो जाता है। चलो एक उदाहरण इसका भी देख लेते हैं, अल वाला भी लिखते हैं, लिखो एक का उदाहरण, बढ़िया उदाहरण है इसका। तव धन, आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, टेट सी टेट सुपर टेट, ये सब में काम आएगा, सी टेट के लिए भी उपयोगी होता है। लिखो तव धन लृकार, क्या होगा जी, तव धन, तव धन, ऊपर ही इधर लिख लेते हैं पीछे, इधर क्या होगा, तव धन
लृकार, क्या होता है जी? तवधन लृकार, है ना जी, तवधन लृकार। अब बताओ यहाँ पे पूर्वण क्या है, तो कहोगे ह्रस्व आ है। चलो, परवर्ण क्या है, तो कहोगे लृ है। क्या है? लृ है। और आपने अभी, मैंने अभी भी दिखाया आपको नियम में कि आया आ के बाद जब लृ आए तो दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, तो आप कहते हो कि वहां पे अल आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है जी? वहां पे आदेश हो जाता है क्या? वहां पे आदेश हो जाता है अल। क्या आदेश हो जाता है जी? वहां पे आदेश हो जाता है क्या? क्या क्या? बोलो बोलो। वहां पे आदेश हो जाता है अल। क्या आदेश होगा? अल। कर दो अल, क्या हो जाएगा जी? अल आदेश हो गया। क्या आदेश हो गया? अल आदेश हो गया है। ठीक है जी, आगे चले। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दृश्यते अस्तु, बहुत सम्यक। दोनों के स्थान पर अल आदेश हो जाता है। अब आपस में जोड़ दो। यहां शेष क्या बचा? तव बचा है हलंत के साथ, क्योंकि स्वर बाहर निकल गया था। यहाँ कारह शेष बचा है। अब आपस में जब इनको जोड़ोगे, मिलाओगे, तो क्या बनेगा? आ आएगा वा पे, वा के पास। चलो, वा पूरा लिख दिया जाएगा। ला हलंत है मतलब आधा है, तो इसको आधा लिख लो। कारह जोड़ दो, क्या बन जाएगा? तवल कारह। क्या बन जाएगा? तवल कारह। तवलकारा में कौन सी संधि है, तो बता देना। तवलकारा में गुण संधि है। आप दो तीन बार बोलो, तवलकारह 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 तवलकारह। इसमें अल अल की ध्वनि आ रही कि नहीं आ रही है? अल की ध्वनि आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है ना जी। अल तवलकारह, और ए ओ अर तथा अल आदेश होता है गुण संधि में। इतना समझ गए हो तो आगे बढ़े, है ना जी। वृद्ध संधि की ओर चलें। समझ गए ना जी। चलते हैं आगे अगली संधि की ओर। अगली संधि की ओर चलते हैं। ठीक, हाँ, लिखो वृद्धि संधि। संधि का नाम क्या है जी? वृद्धि संधि। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। इसको समझे हैं कि नहीं समझे हैं, बता दीजिएगा भैया। समझ में आना चाहिए बस, ना आए, क्योंकि हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब है आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब हवा में काम हो जाए ना जी। इसका एक सूत्र होता है, सूत्र भी लिख लो। सूत्र होता है वृद्धि रेचि। क्या होता है? सूत्र इसका है वृद्धि रेचि। क्या है जी? वृद्धि रेचि। क्या होता है? वृद्धि रेचि ही होता है। सूत्र क्या है जी इसका? सूत्र है वृद्धि रेचि। सूत्र क्या है? कहोगे कहोगे क्या क्या क्या? ये है इसका सूत्र, वृद्धि रेचि ही है। और वृद्धि रेचि ही में ये सूत्र है। सूत्रों से ही एक आपके यहाँ वृद्धि संज्ञा होती है, जैसे उसमें गुण संज्ञा होती थी, एक होती है वृद्धि संज्ञा। क्या होती है? वृद्धि संज्ञा। ठीक है, इसका क्या सूत्र होता है? इसी की तरह होता है, लेकिन अंतर होता है, याद रखना। वो होता है वृद्धिरादैच। क्या होता है? वृद्धिरादैच। क्या होता है? वृद्धिरादैच होता है। वृद्धिरादैच में क्या करेंगे भाई साहब? वृद्धिरादैच आपसे बताता है संज्ञा। संज्ञा मतलब नाम होता है। वृद्धि ही, इसमें दो चीज है, वृद्धि ही, वृद्धि मतलब वृद्धि संज्ञा। रादैच में क्या है? आत और ऐच, दो शब्द हैं। आत से क्या मतलब है? दीर्घ आ। एच मतलब प्रत्याहार अ और औ। अ और औ। आ अ औ। अब ये जो तीन वर्ण हैं, आ अ औ, कहीं भी ये नाम लिया जाए तो इनका नाम क्या होगा? वृद्धि। इनको हम किस नाम से जानते हैं? इनको हम जानते हैं वृद्धि नाम से। किस नाम से? वृद्धि। कहीं आपको कहीं भी संस्कृत व्याकरण शास्त्र में आपको वृद्धि बोलना होगा, तो अगर आपको आ आए आओ अगर आपको बोलना हो तो उसको किस नाम से पुकार सकते हो? वृद्धि नाम से पुकार सकते हो। किस नाम से जी? वृद्धि नाम से पुकार सकते हो। वृद्धि नाम। अगर कहीं संस्कृत में लिख दिया गया यहां पर वृद्धि हो जाता है, यहां पर क्या हो जाता है? यहां पर वृद्धि हो जाता है, तो यहां पर क्या? वृद्धि का मतलब आ आए औ हो जाता है। ठीक है जी, समझ गए ना जी। इस संज्ञा इसलिए लिखी गई थी ताकि कभी भी आपको जब बताया जाए, पढ़ाया जाए, तो आप उसको समझ पाए कि कहीं वृद्धि लिख दिया गया तो उसको कुछ और बड़ा बढ़ता हुआ ना समझे। यहां पर वृद्धि का अर्थ होता है तीन वर्ण, आ अ और औ। दीर्घ आ अ और औ। ये वृद्धि संधि यही करेगा। वृ मतलब वृद्धि रेचि। वृद्धि से यहां जो ये वृद्धि है, इससे क्या मतलब है?
आ आए औ से, और यहां पे एक प्रत्याहार कौन, एची। क्या है जी, एची। क्या है, एची। एची शब्द है, एची से यहां तात्पर्य है एच प्रत्याहार है। एची से मतलब क्या है, एच प्रत्याहार। और एच प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, तो कहोगे ए ओ ए और औ। ठीक है जी, ए ओ ए औ, ये 4 वर्ण आते हैं। चलो ठीक है, अब हमको किसी भी संधि के लिए, मैंने हमेशा आपको बताया है, समझाया है, किसी भी संधि के लिए आपको तीन चीजें आवश्यक होती हैं। और 3 चीजें कौन सी हैं, तो आप कहोगे एक होता है आपका क्या, एक होता है पूर्ववर्ण। क्या होता है, एक होता है पूर्ववर्ण, एक होता है परवर्ण, और एक होता है आपका संधि या आदेश वर्ण। ठीक है जी, ये 3 चीजें आपको आवश्यक होती हैं किसी भी संधि को समझने के लिए, किसी भी संधि को जानने के लिए। ये तालिका जिनको पता होता है, किसी भी संधि की ये तालिका अगर किसी को आइडिया है, किसी को पता है, तो उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। और एक चीज, जैसे वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि, एक बार जहां हो जैसे हो बोल लो। वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है, तो कहोगे वृद्धि रेचि ही होता है। क्या होता है, वृद्धि रेचि ही होता है। और मैंने वृद्धि धन एचि ही, इसका जो 2 चीजें हैं, वृद्धि रेचि, वृद्धि धन एचि ही, और वृद्धि से तात्पर्य क्या है, दीर्घ आ आय और औ। ठीक है जी, और ये भी जानना, जैसे दीर्घ संधि है तो दीर्घ आदेश होता है। समझ में आया, ये सब नियम है, क्योंकि 3 चीजें होती हैं यहां, संधि वर्ण, या फिर इसी को ही हम बोलते हैं आदेश वर्ण भी बोलते हैं। अब कहेंगे कि वृद्धि संधि में आदेश वर्ण क्या है, तो कहोगे वृद्धि है ना जी। अगर पूछे गुण संधि में क्या आदेश होता है, तो गुण आदेश होता है। दीर्घ संधि में क्या आदेश होता है, तो क्या आदेश होता है, दीर्घ संधि में, दीर्घ संधि में दीर्घ आदेश होता है। वृद्धि में वृद्धि आदेश होता है, और वृद्धि का मतलब क्या होता है, आ आय औ आदेश होता है। वृद्धि आदेश होता है का मतलब क्या हुआ, आ आय औ आदेश होता है। इसके पहले गुण संधि पढ़ा था, उसमें भी मैंने आपको बताया था गुण संधि। तो गुण संधि में क्या कहते हैं अगर आ के बाद ई आए तो दोनों के स्थान पर गुण आदेश हो जाता है। और गुण आदेश हो जाना का मतलब क्या हुआ, गुण आदेश हो जाने का मतलब हुआ गुण वर्ण जो होते हैं, गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से, आ ए ओ, तो यहां ए आदेश हो गया। आ के बाद ई क्या है, गुण है। ठीक है जी, इसे गुण नाम से जानते हैं, आ ए ओ को, तीनों को हम गुण नाम से जानते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं और एक चीज, जब किसी भी संधि का सूत्र लिखा हो और सूत्र के किसी पद में छोटी ई की मात्रा लगी हो, जैसे यहां क्या है, वृद्धि ही, मैंने यहां लिखा नहीं, ये लिखे हैं वृद्धि ही, उसके बाद क्या है, एची ही, एची, एची ही, चा में छोटी की मात्रा है। अब छोटी की मात्रा जुआर बता रहा हूं, बाकी छोटी की मात्रा लगी है मतलब उसमें लगी है सप्तमी लगी है। ठीक है जी, अगर सूत्र के जिस पद में सप्तमी लगी होगी, या जुआर के तरीके से देखें, जिस पद में छोटी की मात्रा लगी होगी, वो सदैव कहां लिखा जाएगा, वो सदैव पर वर्ण में लिखा जाएगा। कहां लिखा जाएगा, वो सदैव, और सदैव कहां लिखा जाएगा भाई, वो पर वर्ण में लिखा जाएगा। ठीक है, कहां लिखा जाएगा, वो पर वर्ण में लिखा जाएगा। ठीक, अब जैसे एची का मतलब एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार का मतलब ए ओ आई औ, ये कहां रहेंगे, परवर्ण में रहेंगे। चलो ठीक है, तो आपने, और वृद्धि मतलब ये वृद्धि संज्ञक वर्ण, तो ये, और जो संज्ञा, जो संधि का नाम होता है वो कहां रखा जाता है, वो आदेश वर्ण या संधि वर्ण में रखा जाएगा। चलो ठीक है, हमको, हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास यहाँ पे पूर्ववर्ण नहीं है, इस सूत्र में पूर्ववर्ण की चर्चा नहीं दी गई है। तो वही नियम है कि जैसे पाणिनि महोदय जब कोई चीज पहले कहे तो अनुवृत्ति लेते हैं। इसके पहले आपने गुण संधि पढ़ा है, वहां पे आपने सूत्र पढ़ा आद गुण, क्या पढ़ा, आद गुण पढ़ा। और आद गुण से जो आद का मतलब होता है आत, और आद का मतलब होता है ह्रस्व आया दीर्घ आ, ह्रस्व आया दीर्घ आ। तो इसी आत की अनुवृत्ति लेंगे, कहां से, गुण संधि से उधार लेंगे, या के लो इसी आत की अनुवृत्ति लेंगे। तो लो अनुवृत्ति, अनुवृत्ति में क्या करोगे, यहां पर आत का मतलब ह्रस्व आ या फिर दीर्घ आ, समझे, ह्रस्व आया दीर्घ आ। अब कह रहे हैं उसके बाद एच ही आए, एच का मतलब क्या हो, अगर
ए आ रहा है, इसके बाद अगर ए आएगा तो क्या आदेश हो जाएगा, या फिर अय आएगा तब भी क्या आदेश, ए और अय। अगर आ या आ के बाद ए या अय आ रहा है तो आदेश वर्ण क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अय। अय क्या है, ये देखो वृद्धि है कि नहीं है, कहते हैं वृद्धि आदेश हो जाता है। तो वृद्धि का मतलब आ अय ओ, उसमें एक है अय, अय आदेश हो गया। चलो उसके बाद कह रहे हैं यदि आ या आ के बाद क्या आए, तो कह रहे हैं आ या आ के बाद अगर चाहे ओ आए या फिर चाहे औ आए, तब क्या आदेश हो जाएगा, तो कहें दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, औ आदेश हो जाएगा। ठीक है जी। औ भी आ रहा है कि नहीं, देखो वृद्धि में औ भी आता है कि नहीं आता है। ठीक, कोई दिक्कत, कोई समस्या, यही तालिका है आपकी, यही क्या है आपकी तालिका है। अगर ये आपको तैयार है, ये आपको याद है, तो बिल्कुल आपको वृद्धि संधि को समझने में कोई समस्या नहीं होगी मेरे दोस्तों, है ना जी। पूर्ववर्ण, परवर्ण और संधि वर्ण। ठीक है जी। अब इसको परिभाषा के रूप में आप जान सकते हैं, यदि ह्रस्व या दीर्घ, यदि ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद, यदि ह्रस्व या दीर्घ आया आ के बाद ए आए आए, ओ औ आए, तो दोनों के स्थान पर क्या क्या परिवर्तन हो जाएगा, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, दो के दोनों के स्थान पर भैया आपका अय या औ आदेश हो जाता है। समझे जी, समझे कि नहीं समझे हमारे संधि वालों। चलो एक उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं, थोड़ा जल पी लें फिर उदाहरण देख लेते हैं। परवर्ण क्या होता दिया था में। ठीक, अब यहां क्या कह रहे हैं, ये ना है, तो कह रहे हैं क्या क्या क्या, कि ना में क्या है, ना को आप ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना जी, बोलो हाँ हाँ। उस उधर क्या है, ए है, कम है। अब यहां देखें आ के बाद ए आया है, यहां तालिका में है ना जी। अगर आया आ के बाद ए आए या अय आए, तो दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, अय हो जाता है। और क्या भागो इधर, फिर ये जो आ है और ये जो ए है, इन दोनों के स्थान पर आप क्या आदेश कर सकते हो, इन दोनों के स्थान पर आप अय आदेश कर सकते हो। ठीक है, यहां ना बचा है, इधर वम बचा है, आपस में जोड़ दो मिला दो, आय आएगा ना से मिलेगा, तो आय की मात्रा लग जाएगी, हलंत हट जाएगा, नय हो जाएगा, नय क्या बन गया, नयवम। क्या बन गया है जी, नयवम। नयम में संधि कौन सी है, वृद्धि संधि है। कौन सी संधि जी, तो कहोगे इसमें है आपकी वृद्धि संधि। ठीक है जी, समझे कि नहीं समझे, समझ गए ना, समझ गए हैं तो चलो आगे चलते हैं। लिखते हैं क्या, सदा धन एवं, क्या जी, बोलो, हाँ बोलो बोलो, मुंह को खोलो, कुछ तो बोलो। लिखते हैं क्या, सदा धन एवं, क्या लिखते हैं जी, सदा धन एवं। ये जो सदा धन एव है, अब इसको देखो, सदा धन एव हमारे सदैव लोगों, क्या बनेगा, चलो बनाओ। दा में क्या है, दीर्घ आ है, इधर क्या है, ए है। अब इधर आ है, इधर ए है, दोनों के स्थान पर अय आदेश हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा, इधर सद बचा है, क्या बचा है जी, सद बचा है, इधर वा बचा है, जोड़ दो अय आएगा दा के पास, क्या हो जाएगा सदय, क्या हो जाएगा सदय, वा इधर लिख दो, क्या हो गया सदैव। कोई दिक्कत, कोई समस्या, सदैव। अय की अय आया है ना जी, ये संधि वर्ण है, तो कौन सा यहाँ पे क्या हो गया, कौन सी संधि, बोलो बोलो बोलो, मुंह को खोलो, लिखो एक और बढ़िया सी प्यारी सी
उदाहरण, मत धन 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 ऐषणा वाला धन, ऐषणा ऐषणा, धन धन ऐषणा। ऐषणा मतलब होता है इच्छा करना, है धन की इच्छा। धन धन ऐषणा बनाओ, क्या बनेगा, बनाओ, बनाएंगे क्या आप लोग? धन धन ऐषणा। चलो हम बनाते हैं। ये जो धन और धन ऐषणा है ना, में क्या है, ए आ है, यहाँ ए है, दोनों के स्थान पर अ आदेश होगा। यहाँ आपका धन कैसा बचा है, धन तो बचा लेकिन ना हलंत हो गया है। इधर आपका क्षण बचा है, क्या बचा है जी, क्षण बचा है। इधर क्या बचा है, इधर क्षण बचा है। आपस में जोड़ दो, मिला दो, क्या बन जाएगा, आय आएगा ना के पास, क्या बन जाएगा, धनय। क्षण जोड़ लो, क्षण, धन की इच्छा, क्षण। दिक्कत आ रहा है ना जी, ये किसी बात था ना। मत धन ऐक्य, मत में क्या है, हर्ष आ है, इधर क्या है, आय लिखा है, अस्तु। और इन दोनों के स्थान पर आदेश क्या होता है, आय हो जाता है। यहाँ आपका मत तो बचा, लेकिन मत में क्या हो गया, ता हलंत हो गया। इधर क्यम बचा, क्या बचा जी, क्यम बचा। अब आपस में जोड़ दो, मिला दो, आय आएगा, ता के पास क्या बन जाएगा, मतय, मतैक्यम, क्या बन जाएगा जी, मतैक्यम। ए मतैक्यम धनैषणा सदैव नैवम इत्यादि में संधि कौन सी लग रही है, तो कहोगे यहाँ पे हो रही है वृद्धि संधि हो रही है। ठीक है जी, कौन सी संधि हो रही है, यहाँ पर आपकी हो रही है वृद्धि संधि। समझ में आया? और एक दो उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, समझ लेते हैं। ऐसे ही लता धन ऐशा लतैषा, देवधन ऐश्वर्यम देवैश्वर्यम, जैसे मतैक्यम वैसे देवधन ऐश्वर्यम। कुछ अन्य उदाहरण है, लिख लो, जैसे कुछ, हाँ कुछ अन्य उदाहरण लिख लो भैया, जैसे लतैषा, क्या जी, लतैषा, ऐ की मात्रा बीच में आई, मतलब संधि कौन सी बता देना, वृद्धि संधि। अभी देवैश्वर्यम क्या है जी, देवैश्वर्यम, क्या, देवैश्वर्यम इत्यादि, लतैषा देवैश्वर्यम इत्यादि। इसमें पंचैते एक होता है, पंचधन एते पंचैते, इन सब में संधि, ये सब किसके उदाहरण हैं, तो आप बताओगे सारे के सारे उदाहरण किसके हैं भैया, आपके वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। क्यों, क्योंकि बीच में ए आय आदेश, आय और औ आदेश होता है। पंचैते आय आया, लतैषः आय आया, नैवम आय आया, आय की ध्वनि आई, सदैव आय की ध्वनि आ रही है, धनैषणा धनय आय आय आय, धनैषणा आय की ध्वनि आ रही है, मतैक्यम आय की ध्वनि आ रही है। ये सारी जो अय, क्योंकि इसमें आदेश वर्ण यही तो होता है, यहाँ पर आदेश वर्ण अय ही होता है, अतः यहाँ पे संधि कौन सी आपकी हो रही है, तो हो रही है यहाँ पे वृद्धि संधि का नियम लग रहा है, और यहीं पे हो रही है आपकी वृद्धि संधि। कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ना आ रहा हो तो बताओ, है ना जी। चलो, जैसे आगे लिखते हैं, एक उदाहरण देखते हैं। वन धन क्या है जी, वन प्लस औषधि, सब जानते होंगे लेकिन इतने स्टेप में कर लो भैया। वन धन औषधि ही, वन क्या है, वन में वन है, ना में क्या है, ह्रस्व आ है, क्या है, ह्रस्व आ है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, वन, इधर आ निकाला, इधर औषधि लिखा हुआ है, औ है, इधर षधि, यहाँ आ है और औ है, और जब आ के बाद औ आता है तो दोनों के स्थान पर औ ही आदेश होता है। क्या आदेश हो जाता है, औ आदेश हो जाता है। यहाँ वन तो बचा, लेकिन ना क्या हो गया, हलंत हो गया, क्योंकि अब स्वर बाहर निकल गया था। इधर आपका शधि ही बचा, क्योंकि औ कहाँ चला गया,
औ बनाने के चक्कर में चला गया। अब आपस में इनको जोड़ दो, मिला दो, औ आएगा, ना के पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या, वनौषधि। क्या बन जाएगा जी, वनौषधि। क्या बन जाएगा जी, बोलो बोलो, मुंह को खोलो, कुछ तो बोलो, क्या बन जाएगा, वनौषधि। कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है जी भाई साहब, समझ में आ रहा है ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ बताओ बताओ। चलो आगे देखो, एक और उदाहरण लिख लो। पुष्पधन ओकः, पुष्पधन ओकः, पुष्पधन क्या, हाँ जी, पुष्पधन ओकः, क्या, पुष्पधन ओकः। पुष्पधन ओका है, पुष्प में आदि या पूर्वण क्या है तो कहोगे आ है, परवर्ण क्या है तो कहोगे ओ है, ठीक है। और आ के बाद ओ आता है तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, कहते हैं अ आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है, अ हो जाता है। पुष्प तो बचा था, लेकिन पुष्प का जो पा है वो हलंत हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्वर बाहर निकल गया था, है ना जी। इधर ओकाह का ओ तो चला गया, औ बनाने में, यहाँ शेष क्या बचा था, कह बचा था। कुछ नहीं, आपस में जोड़ दो, मिला दो, क्या बन जाएगा, पुष्प पौ कह। क्या बन जाएगा जी, पुष्पौ कह। क्या बन गया, पुष्पौ कह। अस्तु, कौन सी संधि बोलोगे, वृद्धि संधि। औ औ आदेश क्या होता है, औ होता है, और औ की ध्वनि आ रही है, इसका मतलब है वहां पर क्या है, वहां पर आपकी संधि है। कौन 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 सी, बोलो बोलो बोलो, मुंह को खोलो, कुछ तो बोलो। वहां पे है आपकी वृद्धि संधि का नियम लग रहा है। पुष्पौ कहा, ऐसे कन्या उदार्यम। अस्तु, ऐसे ही महौषधि, वनौषधि, महौषधि। ऐसे ही आपका क्या बनता है, ऐसे ही आपका बन जाता है महौषधि। क्या बन जाता है जी, ऐसे ही आपकी क्या बन जाती है, महौषधि लिख उठता है, ठीक है, महौषधि। कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं भाई साहब, समझ में तो आ रहा है। आगे चलें, अगर आप आदेश करें तो, है ना जी, आगे चलें। हम्म, आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं, तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या क्या। एक अगली संधि आती है, आज दो संधियों की चर्चा कर लिए, तो हमें लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा विराम देना चाहिए। अगली जो चर्चा हम करेंगे, अगली चर्चा हमारी किससे होगी, यण संधि की। कहाँ से होगी जी, तो अगली हमारी जो चर्चा होगी ये होगी यहाँ से, यण संधि से। कहाँ से होगी जी, यण संधि से। कहाँ से, बोलो बोलो, तो कहोगे क्या क्या क्या, यण संधि से चर्चा होगी। सूत्र भी हम लिखवा दे रहे हैं, पढ़े रहना, याद के रहना, ताकि अगले दिन जब हम पूछें तो आप बता सको, ठीक है जी। अगले दिन हम जब पूछें तो आप बता सको। सूत्र कौन सा है, इको यणच। क्या है जी, इको यणच सूत्र है, नहीं तो पढ़ा ही देते हैं अगर आपका, आपकी इच्छा हो। इको यणचि, सूत्र का नाम क्या है, इको यणचि। बोलो बोलो, मुंह को खोलो, कुछ तो बोलो। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इस संधि का नाम फिर से लिख लो, यण संधि। इसका सूत्र क्या होता है, इको यणचि, इको यणचि। सूत्र पढ़ो, बोलो, कब से कब जहां बैठो, जैसे बैठो बोलते रहो। सूत्र का नाम क्या है, इको यणचि। बताओ, हम लोग पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इको एनर्जी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। संधि कौन सी, बोले तो यण संधि। सूत्र कौन सा, तो बोले तो इको यणच। अस्तु, तो इको यणच में क्या है भाई साहब, दो तीन चीजें शामिल हैं। मैंने अभी भी बताया था, इसमें एक है क्या, इकह, एक है यणः,
एक है अच्छी, इकह यणः अच्छी। क्या है जी? इकह यणः अच्छी, इकह यणः यची। और ये सब क्या है? एक प्रत्याहार है ना जी? ये सब क्या है? एक प्रत्याहार है। एक प्रत्याहार है, एक क्या है? एक एक प्रत्याहार है। यण मतलब यण एक प्रत्याहार है। अच का मतलब क्या होता है? अच एक प्रत्याहार है। ठीक। अब जो है यहां पर हमको देखिए, और हमको किसी भी संधि को जानने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, तो आप ही तो कहते हो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, तो कहते हैं हमारे पास होना चाहिए पूर्ववर्ण। ठीक है जी, क्या होना चाहिए? पूर्ववर्ण होना चाहिए। हमारे पास होना चाहिए परवर्ण होना चाहिए। ठीक है जी। हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास संधि वर्ण होना चाहिए, या इसी संधि वर्ण को ही क्या बोलते हैं आप? आदेश वर्ण बोल देते हैं ना जी। इन्हीं को ही आप संधि वर्ण या आदेश वर्ण बोल देते हैं। पूर्ववर्ण, परवर्ण, संधिवर्ण, ये तीन चीजें हमारे पास होनी चाहिए। यण संधि, इको यणची, इकह यणः अची। और मैंने ये भी अभी, जो संधि का नाम होता है वही आदेश वर्ण होता है, जो किसी संधि का नाम होता है वही उसका आदेश वर्ण होता है। ठीक है जी। जगह यण संधि है तो इसमें आदेश वर्ण क्या होगा या संधि वर्ण क्या होगा? तो कहोगे यण आदेश होगा। सूत्र कहीं यण है, ये है। अब यण में जितना भी वर्ण आएगा वो इस रो में लिखा जाएगा, संधि वर्ण हो जाएगा। अब कहते हैं कि किसी भी सूत्र में जिस पद में छोटी ई की मात्रा लगी हो, क्या लगी हो? छोटी की मात्रा, चाहे छोटी की मात्रा कह लो, चाहे ये कह लो कि इसमें सप्तमी विभक्ति लगी है। ठीक है जी। तो यहां पे इसकी स्थिति कहां होगी? जो इसमें वर्ण आएगा वो कहां लिखा जाएगा? जिसमें सप्तमी लगी उसका वर्ण कहां लिखा जाए? तो वो सदैव और सदैव परवर्ण में लिखा जाता है, याद रखना। ठीक है। जिस भी सूत्र के जिस पद में छोटी की मात्रा लगे मतलब वो सप्तमी में है, और सप्तमी में है तो उसको कहां लिखा जाएगा? सदैव और सदैव उसको हमेशा परवर्ण के अंतर्गत लिखा जाता है। ठीक है जी। उसके बाद संधि वर्ण मिल गया, परवर्ण बचा क्या? पूर्ववर्ण। यहां भी एक चीज बता, कौन? इक। तो इक में जो वर्ण आएगा उसको हम कहां रख लेंगे? पूर्ववर्ण में रख लेंगे। ठीक है जी। आप तो जानते होंगे इक प्रत्याहार में क्या क्या आता है। एक प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं आपको तो पता ही होगा, तो कहोगे ई। वो छोटा ओ मतलब ह्रस्व या दीर्घ कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ई, उ, उसके बाद री, फिर ली। ठीक। यण में क्या होता है? या, या, वा, रा और ला। अच में क्या होता है? सारे स्वर पाए जाते हैं। स्वर तो आप जानते हैं, आ ई ओ री रे ए ओ ऐ औ। इसकी 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 जो तालिका है, इसका थोड़ा सा तालिका हम अलग सा बनाएंगे। माफ कीजिएगा, इसकी जो तालिका है थोड़ा सा हम अलग बनाएंगे। ऐसे लिखना आप कम अच्छे लिखने तो ऐसे भी लिखा जा सकता था, लेकिन ये समझ में कम आएगा आपको। तालिका को उसकी ऐसी बनाइए जो आपके लिए एक बार में देखो तो आपको आत्मसात हो जाए, आपको तुरंत पता चल जाए क्या लिखा है। ठीक है जी। चलो, कहते हैं एक तो जान लो, अगर इक के बाद क्या आए? इक प्रत्याहार के बाद, इक प्रत्याहार के बाद अच प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तो इक के स्थान पर क्या हो जाता है? यण आदेश हो जाता है। ये देखो, यही है पूरी परिभाषा। यदि अगर परिभाषा के रूप में जानो, यदि इक प्रत्याहार के बाद अच प्रत्याहार का कोई वर्ण आ रहा है तो इक के स्थान पर यण आदेश हो जाएगा। अभी तक क्या होता था? वृद्धि संधि तक आपने देखा था, वृद्धि संधि तक कहीं दोनों पूर्ववर्ण परवर्ण दोनों के स्थान पर नया वर्ण बनता था कि नहीं? देखो जैसे अभी मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे क्या होता था? देखिए, पूर्ववर्ण और परवर्ण दोनों के स्थान पर नया वर्ण बनता था। लेकिन अब यण संधि से क्या होगा? दोनों के स्थान पर परिवर्तन नहीं होगा। यण संधि में परिवर्तन कहां होगा? पूर्ववर्ण में परिवर्तन होगा। कहां होगा जी? पूर्ववर्ण में परिवर्तन होगा। इक के स्थान पर यण हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे। देखते हैं भाई कैसे। तो बोलोगे तो ऐसे ही तो होगा, कैसे होगा? तो आप बताओगे इक प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? आपने कहा ई उ री री, और वो चाहे ह्रस्व होगा, ह्रस्व या दीर्घ, किसके? ई,
ऊ, री और री के बाद क्या आए, कह रहे हैं कोई भी स्वर, स्वर तो होते हैं 9 और 9 में से कौन सा आए, अगर कहीं ई के बाद ई आ गया तो दीर्घ संधि का नियम लगने लगेगा, कहीं ऊ के बाद ऊ आ गया तो फिर दीर्घ संधि का नियम लगने लगेगा, री के बाद री आ गया तब भी दीर्घ संधि का नियम लगने लगेगा। अतः इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, स्वर तो हैं लेकिन ई ऊ री के बाद क्या हो, कोई असमान स्वर आए, क्या हो, कोई असमान स्वर हो। असमान समझ रहे हैं जी, अगर इधर ई है तो प्लस के बाद में ई ना हो, उसके बाद ऊ हो, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन असमान स्वर आए तो क्या हो जाएगा, अगर अगर पूर्वर्ण में ई है तो ई के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, ई के स्थान पर या हो जाएगा, अगर इधर ऊ है तो ऊ के स्थान पर वा हो जाएगा, री है तो री के स्थान पर रा हो जाएगा, अगर इधर लरी है तो लरी के स्थान पर ला आदेश हो जाता है। समझ में आया, यही क्या है आपका पूरा का पूरा आपका यण संधि का नियम है, समझे। यदि ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ री लरी के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्रमशः, अगर इधर पूर्वण में ई है तो ई के स्थान पर या, ऊ है तो वा, री है तो रा, ली है तो ला आदेश हो जाता है। समझे कि नहीं समझे, ये है यण संधि। क्या है जी भाई साहब, ये है आपकी यण संधि, ठीक है, ये हो गया नियम। तो इसका भी उदाहरण देख लेते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं, ठीक, एक उदाहरण देखते हैं, उदाहरण देखते हैं भाई साहब इसका। चलो उदाहरण क्या है, प्रतिधन एका, क्या है जी, प्रतिधन एका है, प्रति में क्या है, पूर्वण क्या है, कहोगे ई है, उसके बाद क्या है, ए है, एका लिखा है, तो अब ई के बाद क्या आया है, असमान स्वर आया है, ए आया है, असमान स्वर है, और जब किसी ई उर्ली के बाद कोई असमान स्वर आता है तो क्या करते हो, वहां पे यण संधि का नियम लगता है, और यण संधि आपसे क्या कहती है कि परिवर्तन कहाँ होगा, पूर्वण में होगा, पूर्वण में कहाँ परिवर्तन होगा, जैसे पूर्वण में ई है तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो यहां लिखा है ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ई के स्थान पर अगर ई है तो या हो जाएगा। चलो करो, तो ई के स्थान पर या कर दो, कर दिया। इधर आपका प्रति है, माफ कीजिए प्रति, ये प्रति नहीं बचेगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इसका स्वर तो बाहर निकल गया है? इसका स्वर तो बाहर निकल गया, जब ता से ई गया तो क्या बचा यहाँ पे बचा है प्रत, क्या बचा है, यहाँ पे प्रत बचा है, शेष क्या बचा है जी, यहाँ पे आपका जो शेष बचा है वो क्या बचा है, प्रत, प्रत शेष बचा है, ताहलंत हो गया है, ई के स्थान पर या कर दिया है, इधर एकाह लिखा है, एकाह उतार लो, आपस में जोड़ दो, मिला दो, ये प्रा है, ता हलंत है मतलब आधा है, या में ए आके मिलेगा ये, तो ये या का हलंत हट जाएगा, पूरा या हो जाएगा, एक की मात्रा लग जाएगी, प्रत्येक, क्या बन गया, प्रतिधन एकह प्रत्येक। कोई दिक्कत, कोई समस्या है ना जी, कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे सुधीधन उपास्य, वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है आपके लिए और आपकी परीक्षाओं के लिए, क्या है कहोगे, क्या क्या क्या, सुधीधन उपास्य क्या है, सुधीधन उपास्य, यहाँ पे क्या है, पूर्वण दीर्घ ई है, उसके बाद ऊ है, तो ई के बाद कोई असमान स्वर आया है तो यण संधि का नियम लग रहा है, ये उपास्य पूरा लिख लो, ठीक है जी। जब ऐसा होता है तो यण संधि में क्या होते हैं, हम पूर्वण में परिवर्तन करते हैं, पूर्वण क्या है, ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, ये आपका शुद्ध बचा, क्या बचा, शुद्ध, ठीक है जी। इधर उपास्य बचा, क्या बचा जी, उपास्य बचा, अब आपस में जोड़ दो, मिला दो, ये शुद्ध हलंत है तो मतलब आधा है, तो इसको आधा कर दो, ये ऊ आएगा या में तो ऊ की मात्रा लग जाएगी, या में ऊ की मात्रा लग गई, हलंत हट गया, शुद्ध्युपास्य जोड़ दो, क्या बन गया, शुद्ध्युपास्य,
जो सुधीजन होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो उपास्य होते हैं, उपासना करने के योग्य हो, पूजनीय होते हैं। अस्तु शुद्ध्योपास्य। एक और उदाहरण लिख लो, अगर बहुत बढ़िया, सुधन आगतम, क्या जी, सुधन आगतम। अब सुधन आगतम है, यहां पे सु में क्या है, ऊ है, इधर आगतम का आ है, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक नजर से देखना है, यहाँ पे ऊ है, इधर आ है, असमान स्वर आ है, यण संधि हो रहा है। अगर ऊ होता है कि ऊ के स्थान पर क्या लिख देते हो, ऊ के स्थान पर वाह हो जाता है। यहाँ पे सा का ऊ बाहर निकल के सा हलंत के साथ बचा, बचा कि नहीं बचा। इधर क्या है, आगतम है, लिख लो ऐसे आगतम, आपस में जोड़ो मिलाओ, है ना जी। सा हलंत है मतलब आधा है, आधा लिख लो। ये दीर्घ आ है, आएगा वा में मिलेगा तो क्या आ की मात्रा लग जाएगी, स्वा हो जाएगा, हलंत हट जाएगा। गतम जोड़ लो, क्या हो जाएगा, स्वागतम। क्या हो गया, स्वागतम। अस्तु, क्या बन गया, स्वागतम। सुधन आगतम। वधु, वधुधन आदेश, वध्वादेश, वधुधन आदेश, वध्वादेश। ठीक है, वधूधन आदेश। एक और उदाहरण लिख लो फटाफट, इसी का ही कहेंगे। वधूधन आदेश क्या है, आप बना लोगे। ए वधु का वध बचा, धा में बड़े ऊ की मात्रा है, बोले तो दीर्घ ऊ है, उसको दीर्घ ऊ निकाल लिया। इधर आदेश, अस्तु, क्या लिखा है जी, आदेश। इधर दीर्घ आ है, इधर ऊ है, ऊ के बाद असमान स्वर आ है, यण संधि हो रहा है। अगर ऊ है तो ऊ के स्थान पर आपने कहा है वाह हो जाता है, यण संधि कहती है। इधर वध है, कुछ नहीं करोगे, इधर आदेश है, आपस में जोड़ दो, मिला दो, आपकी जो संधि है वो बाहर आ जाएगी। यहां है वध, तो धा हलंत है मतलब आधा है, तो आधा लिख लो। वा में दीर्घ आ के मिला तो क्या, वध आ की मात्रा वध्वा देश, वध्वादेश, वधु का आदेश, वध्वादेश पालन किया करो भाई लोगों, वध्वादेश हो गया। ठीक है जी, ये क्या बन गया, वध्वादेश। अस्तु, एक और देख लो, जैसे पितृधन आज्ञा, क्या है, पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा लिखा हुआ है, तो बताओ यहां पे बनेगा क्या, पितृधन आज्ञा। बनाओ 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 बनाओ, पित्राज्ञा, बना लो बना लो। ई उ री, हाँ, ए री है, यहां पे क्या है, पूर्वण क्या है, री है, इधर क्या है, पित, क्या शेष बचा है, पित्त, इधर आज्ञा। अब यहां आ के बाद री के बाद आया है, असमान स्वर है, तो री के स्थान पे क्या हो जाता है, बताओ बताओ बताओ, तो री के स्थान पे क्या हो जाता है, कहोगे रा हो जाता है। हाँ, इधर पित बचा है, इधर आज्ञा बचा है, जोड़ दो मिला दो, क्या बन गया। अब इधर ता और रा, तारा मिलने पे क्या बनता है, संयुक्त स्वर पढ़ा है, सॉरी संयुक्त व्यंजन पढ़ा है। ता और रा मिलके क्या बनाता है, त्रा बनाते हैं ना जी, त्रा। ऐसे पितृ धन आज्ञा। अस्तु, अभी यहाँ पे त्रा क्या है, हलंत है, जब दीर्घ आ आके मिल जाएगा हलंत हट जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पित्राज्ञा। क्या बन जाएगा, पित्राज्ञा, पिताजी की आज्ञा, पित्राज्ञा। अस्तु, यण संधि है, कौन सी संधि है यहाँ पे, यण संधि का नियम लग रहा है। एक और है, अंतिम है, लिख लो, एक अंतिम उदाहरण है, लृधन आकृति। क्या, लृधन आकृति क्या है, लृधन आकृति, लृधन आकृति। लृ के स्थान पे क्या हो जाता है, ला हो जाएगा, लृ के स्थान पे क्या हो जाता है, ला हो जाता है, ऐसा आपने यहां पढ़ा है। यहां लृ है तो क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा, यही मैंने यहां पे किया है। हाँ जी, लृ के स्थान पे ला हो गया, इधर आकृति ही है,
अब लृ के बाद कोई असमान स्वर आया है तो लृ है, इधर आ है, असमान स्वर आया है तो लृ का ला हो गया, यण संधि हो रहा है, आपस में जोड़ दो। ये दीर्घ आ है, आएगा ला के पास, ला को दीर्घ बनाएगा, क्या बन जाएगा, ला कृति। क्या बन गया जी, लाकृति। अस्तु, कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये हुई आपकी यण संधि। यण संधि में कोई समस्या तो नहीं है? हाँ जी, ये जो मैं आपको कॉलम बनवाता हूँ, ये जो आप तालिका बनाता हूँ, इसको बहुत बढ़िया से ध्यान से, इसका आपको हो सकता है आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, चिंता ना करें। लेकिन इस तालिका को मत भूलिएगा, इस तालिका को नहीं भूलेंगे तो जो संधियां हैं तालिका में, हमेशा आपको पूर्वण पता होना चाहिए, परवण पता होना चाहिए। अब कहोगे पूर्व और परवण आते कहाँ से हैं, तो सूत्रों से आते हैं। जो सूत्र संधि का लिखा होता है वहीं से पूर्वण भी आता है, वहीं से परवण भी आता है, वहीं से संधिवर्ण भी आता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, ऐसे ही हम रहेंगे पढ़ते हुए आपके साथ। यहां पे जो आपका नियम लगा है सारा का सारा, यहां पे जो लगा है सारा नियम जो लगा है, यहां पे हम पूरा, ये सब कहां से आता है, ये सारा गद्यांश या पद्यांश से आता है, सारी की सारी चीजें। कोई कहीं लिखा होगा वध्वादेशः, कहीं लिखा होगा किसी पैराग्राफ में पित्राज्या, कोई शब्द लिखा होगा, उसी पित्राज्या को उठा के आपसे पूछ लेगा, बताओ पित्राज्या में संधि कौन सी है, या पित्राज्या का संधि विच्छेद क्या होता है, तो पितृधन आज्ञा। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? आगे चलें, आगे के चलें। बस अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। यण संधि समाप्त हो गई है। आगे की जो वीडियोस होगी आपको वहां पे प्राप्त होगी। लगातार आपके लिए एग्जाम कोच बना हुआ है, आप उसमें एप्लीकेशन आ गया है, एप्लीकेशन नीचे जो नंबर लिखा होता है आप प्लीज कॉल करके पूरी की पूरी जानकारी, सीटेट का फुल कोर्स कितने में मिल रहा है भाई साहब, कितने में मिल रहा है? हाँ जी, कितने में मिल रहा है बताओ बताओ? 999 कितने में जी? ये 999 में कितने में जी? 999। कौन 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 बोलो बोलो बोलो, कौन? तो बोलोगे कौन तो कहोगे सीटेड। सीटेड 999 में, ओनली 999 में, ठीक है। अगर हमारा नाम बता के लेते हो कि जो हम चंद्रा सर के माध्यम से हम ले रहे हैं, तो आपकी जीएसटी माफ हो जाएगी। है ज्यादा तो नहीं कर सकते भाई साहब, इस 999 कुछ माफ करवाना हो तो चंद्रा सर का नाम ले लेना कि चंद्रा सर के माध्यम से एडमिशन हो रहा है आपका, मेरा नाम बताइएगा। 999 में जो आपकी जीएसटी चार्ज होगा 180 200 है जो भी होगा वो अब आपकी माफ हो जाएगा, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है जी। जो आपका जीएसटी चार्ज होगा वो हो जाएगा माफ। अगर हम नाम लेते हैं चंद्रा सर का तो भैया लिख लो जीएसटी माफ, नो जीएसटी, जीएसटी चार्ज नहीं देना होगा ना, नो जीएसटी चार्ज। अस्तु। तो लेकिन अब इस 999 को बुलाएं, आहूत करें। ये 999 संपूर्ण कोर्स, मतलब सीटेट का सारे के सारे सब्जेक्ट, इंग्लिश जो भी आपकी पेडागोजी से लेकर जो व्याकरण वाला है, पूरा का पूरा संपूर्ण कोर्स है ना जी, संपूर्ण कोर्स, ठीक है जी। संपूर्ण कोर्स मिल रहा है आपको, ठीक है जी, ओनली 999, ठीक है जी, जी 999 रुपए में, ठीक है जी। हाँ 999 में संपूर्ण कोर्स आपको दे रहा है एग्जाम कोच, ठीक है जी। लेते हैं आपसे विदा, नमस्कार, शुभम भूयात् सर्वदा, मंगलम भवतु अस्तु।